हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CRD पॉइंट बाय शिवानी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 7 यूनिट 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है। कंटिजेंसी का मतलब होता है कि यहाँ पर हमें लग रहा होता है कि कोई भी एक ऐसी चीज़ अकर होने वाली है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट जो हमारी बैलेंस शीट पर इफेक्ट डालेगी या नहीं डालेगी। और दूसरा वर्ड है यहाँ पर हमारा इवेंट्स। इवेंट्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें कंफर्म है कि कोई ऐसा इवेंट हो चुका है यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ हो गई है कब, आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। यानी कि हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है, इस जैसे 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002 तक हमारी बैलेंस शीट तैयार होती है। तो ये जो डेट मानी जाएगी ये हमारी होगी बैलेंस शीट डेट। और इस डेट से पहले या इस डेट के बाद कोई भी ऐसा इवेंट अकर हो रहा है तो हम क्या देखते हैं इस चैप्टर में कि उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंटिजेंसी। तो हम हेडिंग डालेंगे कंटिजेंसी की। हमने क्या करा था, हमने पीछे चैप्टर में करा था AS 29 जिसमें हमने क्या पढ़ा था, कंटिजेंट एसेट, प्रोविजन और कंटिजेंट लायबिलिटी। तो ये यहाँ पे कंटिजेंसी हमें वही बताता है। तो इस कंटिजेंसी के हम दो पार्ट कर लेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए क्या बताता है हमें, रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग कंडीशन सिचुएशन एट बैलेंस शीट डेट। यानी कि जिस दिन हमारी बैलेंस शीट डेट होगी, यानी कि ये 31 मार्च 2002 वाली जो डेट होगी बैलेंस शीट डेट, इस दिन कोई कंटिजेंसी अराइज हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसके क्या क्या आउटकम हो सकते हैं। या तो वो हमारा कंटिजेंट गेन होगा या होगा वो हमारा कंटिजेंट लॉस। अगर हमारा कंटिजेंट गेन हो रहा है तो यानी कि हम उसे क्या मान लेंगे, वो हमारा कंटिजेंट एसेट है जो कि हमने कब पढ़ा था AS 29 में। अब इसको क्या करेंगे हम, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, हम इसे इग्नोर कर देंगे। और यही बात करें अगर हम कंटिजेंट लॉस की तो इसके हम 3 पार्ट करेंगे। ये भी हमने AS 29 में पढ़ा था। एक होता है प्रोबेबल, एक होता है रीजनेबली पॉसिबल, एक होता है रिमोट। ये जो प्रोबेबल वाला होता है ये होता है यहाँ पे 80% चांसेस रहते हैं कि हमें लॉस होना ही है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जहाँ पर हमारे प्रोबेबल इवेंट आ जाते हैं उसको हम AS 29 में रिकॉर्ड करते हैं एज अ प्रोविजन, जो कि कहाँ रिकॉर्ड होता है, इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दूसरा होता है हमारा रीजनेबली पॉसिबल। रीजनेबली पॉसिबल में हमारे पास 50% चांसेस रहते हैं, या तो वो इवेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, मतलब हमें लॉस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम एक फुट नोट तैयार करते हैं, किस चीज़ के लिए, कंटिजेंट लायबिलिटीज़ के नाम पे। रिमोट होता है, यहाँ पे हमें 0% चांस होती है कि हाँ हमें लॉस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है इसके लिए, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसे हम इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारा, रिलेटिंग टू कंडीशन सिचुएशन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है और इसके बाद जाके यहाँ कोई इवेंट हो रहा है अराइज, तो इस इवेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन करंट ईयर। इस करंट ईयर की बैलेंस शीट में हम कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका शो नहीं करेंगे। नो डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था पूरा, इसके बाद कोई इवेंट, कोई कंटिजेंसी अराइज हो रही है तो इसका कोई लेना देना नहीं होगा इस फाइनेंशियल ईयर से। तो ये इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगी उसमें बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे यही लिख रहा था, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन करंट ईयर, और डिस्क्लोजर भी नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा था, यहाँ पढ़ी थी हमने कंटिजेंसीज। अब यहाँ पढ़ेंगे हम इवेंट, जो भी कोई इवेंट अकर हो रहा है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इसका एग्जांपल लेते हैं, हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का एक फाइनेंशियल ईयर है। 31 मार्च में क्या होता है, वो हमारी बैलेंस शीट डेट होती है, इस दिन हमें बैलेंस शीट तैयार करनी होती है। बैलेंस शीट तैयार होते होते यहाँ पे कितना हमें टाइम पीरियड लग गया, और जुलाई में जाके हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है, और इस बीच हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया, और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बीच में ही कोई इवेंट हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। तो ये भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट क्या होते हैं, एविडेंस ऑफ सच कंडीशन बीइंग एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट। यानी कि हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस है जिससे हमें पता चल जाएगा कि कोई ऐसा इवेंट आने वाला है जिसे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा इसी फाइनेंशियल ईयर में। इसका एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दे रखा है, हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। अब हमने देखा इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास एक कोर्ट केस चल रहा था।
इस कोर्ट केस से हमें पहले ही आइडिया हो गया था कि ये इस फाइनेंशियल ईयर में इसका रिजल्ट नहीं आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा इस फाइनेंशियल ईयर के बाद आने वाला है। लेकिन जब तक हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना अप्रूव की गई थी और ना ही बनाई गई थी, तो हमने क्या करा, जो इवेंट इस चीज़ से पहले यानी कि बैलेंस शीट प्रिपेयर होने से पहले और अप्रूव होने से पहले कोई भी इवेंट अकर हो जाता है जिसका एविडेंस हमारे पास पिछले फाइनेंशियल ईयर में था, उसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले से आइडिया था कि इवेंट अकर होने वाला है। अब ये हमें आइडिया कैसे था, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट केस चल रहा था। अब हमें पता था इसका रिजल्ट आना ही है, या तो हम केस जीत जाएंगे या हम केस हार जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम केस हार गए तो इसका क्या होगा, इसे हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एडजस्टमेंट टू एसेट्स और लायबिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड, डिस्क्लोजर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यानी कि एडजस्ट कर देंगे हम उसे किस में, एसेट्स और लायबिलिटीज़ में, और उसका डिस्क्लोजर भी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे क्या था मेन, एडजस्टिंग इवेंट्स हमारे वो इवेंट्स हो जाएंगे जहाँ पर हमारे पास एविडेंस पहले से होगा हमारे उसी फाइनेंशियल ईयर में, और हमारे अकाउंट्स और बैलेंस शीट बनने से पहले ही वो इवेंट अकर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्या आता है टॉपिक हमारा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हमारे वो इवेंट्स होते हैं जो कि हमारे बुक ऑफ अकाउंट में एडजस्ट नहीं किए जाते, लेकिन उनका डिस्क्लोजर देना हमारे लिए कंपलसरी होता है। तो इसमें देखते हैं, नो एविडेंस ऑफ सच कंडीशन बीन एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट। यानी कि जो हमारी ये बैलेंस शीट डेट थी, इससे पहले इस फाइनेंशियल ईयर में कहीं भी किसी भी पोर्शन में हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था कि कुछ इवेंट आने वाला है या नहीं आने वाला। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट जब तैयार होनी थी जुलाई के लास्ट में और अप्रूव करवाई जानी थी, उससे पहले एक इवेंट हो गया, और उस इवेंट का भी एविडेंस कब आया हमारे पास, इस बैलेंस शीट डेट के बाद। यानी कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था, कब, एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट डेट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई आइडिया नहीं था कि इवेंट होने वाला है। नो एडजस्टमेंट टू एसेट और लाइबिलिटीज़, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी एसेट और लाइबिलिटीज़ की। और क्या दे रखा है यहाँ पे, डिस्क्लोजर इन रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड। यानी कि हमें क्या देना है, डिस्क्लोजर देना है किसमें, रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी को, ये कंपलसरी है हमारे लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट रिक्वायर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पे जो हम डिस्क्लोजर दे रहे हैं, इस डिस्क्लोजर में क्या क्या चीज़ें आनी ज़रूरी है वो देखते हैं अब हम। सबसे पहले नेचर ऑफ इवेंट, यानी कि उस इवेंट का नेचर कैसा था, एन एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट और ए स्टेटमेंट दैट सच एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड। यानी कि हमें एस्टिमेट बताना है कि ये भी जो इवेंट हुआ था हमारी बैलेंस शीट के बाद, उसमें क्या क्या हमारा एस्टिमेट लगा था, उसका नेचर कैसा था, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें ये सारा डिस्क्लोज करना होगा। कहाँ पर, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर हमारा, यहाँ पे हमारा एक फाइनेंशियल ईयर दे रखा है 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002 में। अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, इस फाइनेंशियल ईयर के बाद एक ऐसा इवेंट हो रहा है यहाँ पर जिसकी वजह से हमारा बिजनेस बंद हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे बुक्स अप्रूव यहाँ होंगे और मेंटेन भी यहीं करे जाएंगे। अब हमने देखा दैट अफेक्ट गोइंग कंसर्न अजम्पशन। हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमसे क्या बोलता है कि हमारे बिजनेस में कुछ भी हो जाए वो चलता ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वही अजम्पशन हमारा अफेक्ट किया जा रहा है। ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से हमारा बिजनेस बंद होने वाला है। तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब भी, क्योंकि अगर हमारा इस इवेंट पे बिजनेस बंद हो गया तो नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी कब बनेगी, यही हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा और यही हमारी लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। तो इसी इवेंट को हमें इस फाइनेंशियल ईयर में एडजस्ट करना ही पड़ेगा। डिस्क्लोजर इन रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, एक तो हम एडजस्ट कर लेंगे उसको और उसे डिस्क्लोज भी कर देंगे। इसी के साथ हमारी थ्योरी तो कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं हम कुछ इलस्ट्रेशंस और न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 दे रखा है हमें, इन एक्स लिमिटेड कंपनी theft of cash of 5 lakh by the cashier in January 2001 was detected only in May 2001. The account of the company were not yet approved by the board of directors of the company. Decide whether the theft of cash has to be adjusted in the account of the company for the year ended 31st March 2001. यहाँ लेते हैं 1 अप्रैल 2000 और 31 मार्च 2001। अब यहाँ जनवरी के टाइम पे, यानी कि 1 जनवरी को 2001 में हमें पता चल गया 5 लाख रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस हो गया हमें।
और ये हमें कब पता चला, इस पॉइंट पे आके मई में। अब यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी थी, द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी वर नॉट येट अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हमारे अकाउंट्स अभी तक अप्रूव नहीं किए गए, और उससे पहले ही अगर हमारा कोई भी ऐसा इवेंट हो जाता है जिसकी इन्फॉर्मेशन देनी हमें ज़रूरी होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही हमारे पास एविडेंस था कि यहाँ पर क्या हो गया, 5 लाख रुपीज़ का हमें लॉस हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, डिसाइड वेदर द थेफ्ट ऑफ कैश हैज़ टू बी एडजस्टेड। तो यहाँ लिखेंगे येस, दिस इज एन एडजस्टेड इवेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास पहले से ही एविडेंस था किस चीज़ का, कि हमारी बुक्स क्लोज होने से पहले हमें पता चल गया कि हमारा अकाउंट से क्या हो गया, 5 लाख रुपीज़ का लॉस हो गया। और इस चीज़ का हमारे पास प्रूफ कब था, एविडेंस कब था, 1 जनवरी में ही। तो ये हमारे लिए एक एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा और इसको हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना कंपलसरी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन की तरह सेम हमारा एक MCQ है, और उस MCQ में दे रखा है कैश अमाउंटिंग 4 लाख रुपीज़। 4 लाख रुपीज़ यहाँ पे स्टोर हो गए वही कैशियर के थ्रू, और इन द मंथ ऑफ मार्च। ये डिटेक्ट करा गया अप्रैल में। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड फर्स्ट 31 मार्च वर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 15 मई। तो अगर हम इसका सेम परफॉर्मा तैयार करें तो ये किस तरीके से था, यहाँ पे 1 अप्रैल थी 2000, 31 मार्च 2001, और हमें इस डेट पे यहाँ पर अप्रैल 2001 में पता चल गया था कि ये एक इवेंट अकर हो गया, जिसका एविडेंस हमें यहाँ पर था कि 4 लाख रुपीज़ का लॉस हो गया है। और अभी तक हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स अप्रूव नहीं करे गए थे। ये अप्रूव कब करे गए थे, 15 मई को। तो इसके लिए हमें क्या पूछा गया था कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिस इज़ एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग है, कंटिजेंसी है, प्रोविजन है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2001 में। तो हमारी बुक्स क्लोज कब हो रही है, अप्रूव कब हो रही है, इस पॉइंट पे 15 मई को। उससे पहले ही एक इवेंट हो गया और उसका एविडेंस हमारे पास पहले से ही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडजस्टिंग इवेंट। तो इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन। अब है हमारा इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 क्या बोलता है, एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय अ मेजर वेयर हाउस ऑफ ACO लिमिटेड ऑन 20 मई। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी एंडेड ऑन 31 मार्च 2002. द अकाउंट्स वर अप्रूव्ड ऑन 30 जून. The loss from earthquake is estimated at 30 lakh. State with reason whether the loss due to earthquake is an adjusting or non-adjusting event and how the fact of loss is to be disclosed by the company. तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या दे रखा था, वेदर द लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक इज एन एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में पता करेंगे कि एडजस्टिंग है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002 तक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे जो बुक्स अप्रूव किए जा रहे हैं वो करे जा रहे हैं 36 2002 को, और हमारे पास जो इवेंट अकर हुआ है वो कब हुआ है, 20 मई को। तो ये क्या हो रहा है हमारा, आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हमारे पास एक इवेंट अकर तो हो रहा है, लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं था इस फाइनेंशियल ईयर में एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट डेट। तो हम इसे क्या कहेंगे, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब क्योंकि बुक्स हमारी अप्रूव नहीं हुई है यहाँ पे अभी, और उससे पहले ही कोई इवेंट हो गया, अब इसको हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, इसके लिए लिखेंगे हम यहाँ पर रिपोर्ट टू दी अप्रूविंग अथॉरिटी इन फाइनेंशियल ईयर 2001 से 2002 तक। तो सबसे पहले हमसे पूछा था ये एक एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट। हमने बता दिया नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था जो ये बताता हो कि हमारे बुक्स अप्रूवल होने से पहले कोई ऐसा इवेंट होने वाला है या नहीं होने वाला, इसलिए ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा। और दूसरा हमसे क्या पूछा था कि लॉस को हम किस तरीके से डिस्क्लोज करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि रिपोर्ट करेंगे टू द अप्रूविंग अथॉरिटी इन द फाइनेंशियल ईयर। इसे हम डिस्क्लोज कर देंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लास्ट में, लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होगा। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं हम, इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3 क्या बोलते हैं हम, एक कंपनी हैज़ फाइल्ड ए लीगल सूट अगेंस्ट द डेटर फ्रॉम whom 15 lakh is recoverable as on 31 March 2001. The chances of recovery by way of legal suit are not good as per legal opinion given by the council in April 2001. Can the company provide full
अमाउंट ऑफ 15 लाख एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब हमसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2000 से लेके 31 मार्च 2001 पे, यहाँ हमारा कोई एक केस चल रहा था और हमें इस डेट पे आके काउंसिल ने बताया कि हमारे लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। अब हमने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में पढ़ा था, जहाँ पर हमारे चांस बहुत ज़्यादा प्रोबेबल होते हैं किसी भी लॉस के होने के, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर प्रोविज़न तैयार करते हैं। तो हाँ, यहाँ पर हमारा प्रोविज़न कितने का तैयार होगा, 15 लाख रुपीज़ का। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि कैन द कंपनी प्रोवाइड फुल अमाउंट ऑफ 15 लाख एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं थी कि हमें आधा अमाउंट रिकवर होने वाला है, पूरा अमाउंट रिकवर होने वाला है, तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, प्रोविजन जो बनेगा वो फुल अमाउंट का बनेगा, 15 लाख रुपीज़ का। इसी के साथ हमारा इलस्ट्रेशन 3 भी हो गया। नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 क्या कहता है हमसे, इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 you came across the following information. State with reason how you would deal with this in the financial statement. The company invested 100 lakh in April 2001 before approval of financial statement by the board of directors in the acquisition of another company doing similar business, the negotiation for which had started during the year. यहाँ क्या हो रहा है, कंपनी इन्वेस्ट कर रही है 10 लाख रुपीज़ अप्रैल में 2001 में, और हमारी बुक्स कब क्लोज होती है, 31 मार्च 2001, यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बाद होने वाला ये एक इवेंट हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारी बुक्स अभी तक अप्रूव नहीं की गई है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ वुड यू डील विद दिस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें कोई लॉस नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन रिवील करनी है, ना ही हमारा इवेंट है ना ही हमारी कंटिजेंसी है, बस यहाँ पे एक हमें इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर था उसके बाद अप्रूवल अभी चल ही रहा था बुक्स का, इतने में ही बीच में एक ऐसा इवेंट हो जाता है कि यहाँ पे 100 लाख की कोई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जिससे क्या होगा, एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी, एक्विजिशन कर रहे हैं हम एक अनदर कंपनी का। तो फिर इसके लिए हमें सिर्फ डिस्क्लोज करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी इन्फॉर्मेशन, और कोई भी एडजस्टमेंट इसमें पास ऑन नहीं की जाएगी। तो इसमें हम लिखते हैं डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट ऑफ approving authority in the financial year 2000 से 2001। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन 5 क्या बोलता है, ए लिमिटेड कंपनी क्लोज्ड इट्स अकाउंटिंग ईयर ऑन 30 June 2001 and the accounts for that period were considered and approved by the board of directors on 20 August 2001। यानी कि हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है 1 जुलाई 2000 से स्टार्ट हुआ था, जो कि चला 36 जून 2001 तक। अब यहाँ पे क्या होता है, एंड द अकाउंट्स फॉर दैट पीरियड वर कंसिडर्ड एंड अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 20 अगस्त। यहाँ कहीं जाके 20 अगस्त में बुक्स अप्रूव की जा रही है। ओके, द कंपनी वाज एंगेज्ड इन लेइंग पाइपलाइन फॉर एन ऑयल कंपनी डीप beneath the earth. While doing the boring work on 1 September, it had met a rocky surface for which it was estimated that there would be an extra cost of the tune of 80 lakh। यानी कि कहीं यहाँ जाके सितंबर में हमें लॉस हो रहा है 80 lakhs का। You are required to state with reason how the event would be dealt with the financial statement फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2001। यानी कि यहाँ पर अप्रूवल होने से पहले भी और हमारे इस फाइनेंशियल ईयर में ऐसे कोई भी इवेंट या फिर कोई भी एविडेंस हमारे पास नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसको ये हो जाएगा एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट, और इसका डिस्क्लोजर देना भी ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम इलस्ट्रेशन 6। यहाँ पे क्या बोला है हमसे, while preparing its final account for the year ended 31 March 2001, a company made a provision for bad debts at the rate 5% of its total trade receivable. In the last week of February 2001, a trade receivable for 2 lakh had suffered heavy loss due to an earthquake. The loss
was not covered by an insurance policy. In April 2001, the trade receivable became a bankrupt. Can the company provide for the full loss arising out of insolvency of the trade receivable in the final account for the year ended 31st March 2001? तो इसका एक परफॉर्मा तैयार करते हैं फिर से। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो है हमारा 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2001 तक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फरवरी 2001 इस टाइम पर अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स को लॉस हो गया। और इस पॉइंट पे आकर अप्रैल के मंथ में, अप्रैल 2001 में ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे जो थे वो सभी क्या हो गए, बैंकरप्ट। यानी कि अब हमारे पास कोई भी अमाउंट रिकवरेबल नहीं है। और यहाँ पे क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, अब हमारे जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगी वो कहीं आगे जाके जुलाई या जून के महीने में बनेंगी। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस फाइनेंशियल ईयर में क्या हो रहा है, हमारा बुक्स अप्रूव होने से पहले एक ऐसा इवेंट हो जाता है जिसका हमारे पास पहले से एविडेंस दे रखा है। तो वो इवेंट हमारे कौन से हो जाते हैं, एडजस्टिंग इवेंट्स। और यहाँ पे क्या दे रखा था हमें कि लॉस हो रहा है हमें कितने का, 2 लाख रुपीज़ का। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, प्रिपेयर अ प्रोविजन ऑफ 2 लाख रुपीज़, जो कि कहाँ शो होगा, लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के अंदर। नेक्स्ट है हमारा MCQ 4। तो इसमें क्या लिख रहा है, ए लिमिटेड सोल्ड इट्स बिल्डिंग फॉर 50 लाख टू बी लिमिटेड एंड हैज़ ऑल्सो गिव द पोजिशन टू बी लिमिटेड। द बुक वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज़ 30 लाख। यानी कि यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, 20 लाख का प्रॉफिट। 30 लाख की बिल्डिंग हम 50 लाख में अगर किसी को बेच देते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 लाख का प्रॉफिट। As on 31st March 2001, the documentation and legal formalities are pending for the financial year ended 31st March 2001. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें 20 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस ईयर में हम उसे शो कर देंगे, द कंपनी शुड रिकॉर्ड द सेल और द कंपनी शुड रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट ऑफ 20 लाख इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका कौन सा MCQ सही है, आंसर सी, बोथ A एंड B। अब इसके जैसे एक सेम क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या दे रखा है, ए लिमिटेड ने सोल्ड करी है बिल्डिंग 50 लाख रुपीज़ की 30 लाख में, तो उसे 20 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम उसे कैसे ट्रेड करेंगे, उसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे और रिकॉग्नाइज क्या करेंगे, 20 लाख का प्रॉफिट इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सेम इसकी जो A और B पॉइंट है वही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये देखते हैं अब हम। ड्यूरिंग द ईयर 2001-2002 राज लिमिटेड वाज sued by a competitor for 15 lakh for infringement of a trademark. Based on the advice of the company's legal counsel, Raj Limited provided for a sum of 10 lakh in its financial statement. यहाँ पे उसके ऊपर केस था 15 लाख रुपए का कि उसे 15 लाख रुपए पे करने हैं। लेकिन उसकी जो कंपनी के लीगल काउंसिल थी ना, उसने उसे बताया कि काम करो तुम 10 लाख रुपए का एक प्रोविजन बना लो और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसे शो कर दो। एज ऑन 31st मार्च 2002 उसने यही किया, 10 लाख रुपए का प्रोविजन बना के शो कर दिया। ऑन 18 मई 2002 द कोर्ट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द पार्टी। जो कोर्ट का रिजल्ट आया वो किसके फेवर में आया, दूसरी पार्टी के फेवर में आया। और यहाँ पे उसे क्या बोला गया, राज लिमिटेड को, कि तुम्हें 14 लाख का कंपनसेशन उसे देना पड़ेगा। अब उसने क्या कर रखा था, अपनी बुक्स में 10 लाख का तो प्रोविजन बना रखा था, लेकिन अब उस पर और कितना एक्स्ट्रा हो गया, 4 लाख रुपीज़ का एक्स्ट्रा उसे प्रोविजन बनाना पड़ेगा अपनी बुक्स में। तो इसका एक यही आंसर है, Raj Limited should maintain an additional provision of 4 lakh rupees in the balance sheet. पहले जो प्रोविज़न था वो 10 लाख का था, अब उसमें 4 लाख और बढ़ जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 14 लाख। लास्ट में जाके उसे वो पे करना पड़ेगा एक दूसरी पार्टी को जिसने उसे रिसीव करा था। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। हमने सभी थ्योरी कर ली, इसकी इलस्ट्रेशन कर लिया और क्वेश्चंस कर लिए। अगर इसके बाद भी किसी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।